नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एनटीपीसी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट जो अभी वैकेंसी आई है उसकी क्लास है और हम अभी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं और बस कुछ ही और पॉइंट पढ़ने हैं हमको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में। उसके बाद हमारा ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी के बारे में बोलना तो ये वही हो जाएगा कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। आप खुद एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम दिलाते हैं, ठीक है, या तो पेपर लीक हो जा रहा है या कोर्ट केस हो जा रहा है, अगर भर्ती हो भी गई तो ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रहा है, बहुत सी चीज़ें चल रही है जो आप अपने सामने देख ही रहे हैं। तो बेरोजगारी क्या है, इससे ये मतलब बेरोजगारी क्या है ये आपको भली भांति पता ही होगा। ऐसा कहा जा सकता है कि बेरोजगारी का माहौल, बेरोजगारी का आलम, बेरोजगारी का दर्द ये आप जानते होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यही बेरोजगारी को हमको थोड़ा विस्तृत रूप से भारत के संबंध में अध्ययन करना है। ये जो बेरोजगारी है इसका हमको विस्तृत रूप से भारत के संबंध में अध्ययन करना है। ठीक है, तो बेरोजगारी देखते हैं, आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, जॉब मांग रहे हैं भैया, जॉब मांगने के लिए तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल भी चल रही है। शिक्षा भर्ती वाले हड़ताल कर रहे हैं, एसआई भर्ती वाले हड़ताल कर रहे हैं, कुछ लोग भर्ती लाओ, भर्ती निकालो इसलिए हड़ताल कर रहे हैं, कुछ लोग भर्ती का रिजल्ट निकालो इसलिए हड़ताल कर रहे हैं। देखते हैं। ठीक है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात। हर अर्थशास्त्री ने अपने हिसाब से बेरोजगारी को परिभाषित किया है। सामान्यतः ये इंपॉर्टेंट लाइन आया, जब काम करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार प्रचलित बाजार दर पर वर्ष भर में 180 दिन, कितना दिन, 180 दिन तक कार्य ना मिले तो इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है और संबंधित व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है। ठीक है, बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो आदमी है जो काम करना चाहता है और उसको काम नहीं मिल रहा है। जो आदमी काम नहीं करना चाहता है और उसको काम नहीं मिल रहा है वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार की परिभाषा में सर्वप्रथम वो आदमी आएगा जो काम करने का इच्छुक है और उसको काम ना मिल रहा हो। काम मिल भी गया है तो उसकी अगर क्षमता के अनुसार नहीं मिला है तो भी वो बेरोजगार है। क्षमता के अनुसार भी काम मिल गया है, पेमेंट कम मिल रहा है तो भी वो बेरोजगार है। ठीक है, तो भैया यहां पे कितनी बातें कही गई है? यहां पे कही गई है जब काम के इच्छुक व्यक्ति को, मतलब जो काम करना चाहता है उस व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार, अब मान लो कोई आदमी मैकेनिकल में बी किया हुआ है और आप उसको उसकी क्षमता के अनुसार काम ना देकर कंप्यूटर का काम दे रहे हो, टाइपिस्ट का काम दे रहे हो, तो वो बेरोजगार ही है। ठीक है, उसकी क्षमता के अनुसार प्रचलित बाजार दर में, मतलब जो न्यूनतम मजदूरी है वो मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर वो मजदूरी नहीं मिल रही है तो भी वो बेरोजगार कहलाएगा, है ना। न्यूनतम बाजार दर पर कितना, वर्ष भर में 180 दिन, मतलब एक साल में 180 दिन उसको काम मिलना चाहिए, मिनिमम 180 दिन। कार्य ना मिले तो इस अवस्था को बेरोजगारी और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बेरोजगार कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यह एक विश्वव्यापी समस्या है जो कि किसी अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बेरोजगारी की समस्या केवल आपके भारत में नहीं है,
बेरोजगारी की समस्या पूरे विश्व भर में है, ठीक है, पूरे विश्व में बेरोजगारी की समस्या है। और ये समस्या किससे जुड़ी हुई है? सामाजिक आर्थिक नीतियों से। मतलब सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि रोजगार का सृजन हो, सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को काम मिले। अगर नीतियां सही नहीं है तो क्या होगा? लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, सामान्यतः भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारियों को कई श्रेणी में बांटा गया है। चलिए, या अब यहां से क्वेश्चन बनना चालू होगा, अब यहां से क्वेश्चन बनना चालू होगा। बेरोजगारी के प्रकार, पहला क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। पहला क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें तीव्र प्रतियोगिता के कारण पुराने तकनीक वाले उद्योग बंद होने लगते हैं तथा उनका स्थान नई मशीनें ले लेती है। भारत में इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अभी हमारे यहाँ इस टाइप की बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुराने लोग हैं वो टेक्निकली साउंडेड नहीं है, है ना, उनको तकनीक का ज्ञान नहीं है। तो भैया अब नई नई मशीनें आ गई है, आधुनिक मशीनें आ गई है, तो अब मशीन काम कर रही है उनके बदले और उनका रोजगार छीन गया है। तो उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होने से, उत्पादन के तरीकों के संरचना में परिवर्तन होने से, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, है ना, संरचना में परिवर्तन होने से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका बेस्ट उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, बेस्ट उदाहरण अभी अभी दिमाग में आया। पहले क्या होता था? पहले पेंटर लोग होते थे। पेंटर लोग क्या करते थे? वॉल पेंटिंग करते थे, एडवर्टाइजमेंट पेंटिंग करते थे। बड़े बड़े होर्डिंग में जो एडवर्टाइजमेंट होता था वो पेंट करके बनाते थे। अब क्या आ गया है? अब आ गया है फ्लैक्स प्रिंटर, है ना, फ्लैक्स लग जाता है। पहले से प्रिंटर में प्रिंट होके आता है और एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में टांग दिया जाता है। जो चीज पहले पेंटर लोग लिखते थे उसको अब फ्लैक्स में लिखवा के अपन क्या करते हैं? टांग देते हैं। तो भैया सोचो कितने पेंटरों की नौकरी चले गई। ठीक है, अब दूसरा चीज, पहले क्या होता था? कपड़े को सिलने के लिए एक क्या होता था? दर्जी की जरूरत होती थी। अब कारखानों में मशीन, बड़े बड़े मशीन एक एक साथ कपड़े सिलती है, तो वो उन लोग की जॉब गई। ठीक है, ऐसे ही बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे पहले व्यक्ति काम करते थे, अब उसकी जगह कौन काम कर रहा है? मशीन काम कर रहा है। उत्पादन की संरचना में ही परिवर्तन कर दिया गया, मशीन को लगा दिया गया, तो क्या हुआ? उससे बहुत लोग बेरोजगार हुए। इसी को बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा, घर्षणात्मक बेरोजगारी, है ना। अब देखते हैं दूसरा, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक, चलिए, बाजार में वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन आने से इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है जैसा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ। मतलब मान लो कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है जो अभी बहुत पॉपुलर है और अभी वो डिमांड में है, तो वो बहुत बिक रहा है, तो उस वस्तु को बनाने वाली कंपनी, उसमें काम करने वाले वर्कर को काम मिलेगा। लेकिन कुछ समय बाद वो वस्तु की डिमांड खत्म हो गई और वो वस्तु बिकना ही बंद हो गई, तो धीरे धीरे क्या होगा? उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। अब उसकी कंपनी बंद हो जाएगी तो भैया वहां जो काम कर रहे थे वो लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं ये एलईडी टीवी है ना, एलईडी टीवी है, ये आज के जमाने की टीवी है, ठीक है। लेकिन आप आज के जमाने में जो पुरानी बड़ी वाली टीवी आती थी जो एकदम चौड़ा और पीछे निकला हुआ होता था, वो अब डिमांड में नहीं है। तो भैया वो जो कंपनी है वो तो बंद हो गई होगी। उसके मैकेनिक हैं जो पुराने टीवी को बनाते थे वो बेरोजगार हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि अब पुराना मॉडल का टीवी डिमांड में ही नहीं है। तो क्या होता है, कई चीज बाजार से डिमांड में गायब हो जाती है तो उसका उत्पादन बंद हो जाता है और उससे जुड़े हुए लोग बेरोजगार होते हैं। मांग और पूर्ति, अगर किसी वस्तु की मांग ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कंपनी उसका उत्पादन करेगी और उसको बेचेगी और लाभ कमाएगी। अगर उस वस्तु की मांग नहीं है तो कंपनी उसका उत्पादन नहीं करेगी और उससे जुड़े लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, अब अल्प रोजगार, श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार काम न मिलना क्या कहलाता है? अल्प रोजगार कहलाता है। श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार काम न मिलना क्या कहलाता है?
अल्प रोजगार कहलाता है। ठीक है, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। वैसी स्थिति जब किसी काम को करने में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हैं तथा उन अतिरिक्त श्रमिकों को निकाल देने पर कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम कौन किए थे? जॉन रॉबिन्सन ने किया था। ठीक है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। ये पूछा जाता है अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी के प्रतिपादक कौन है? कौन है? जॉन रॉबिन्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। अब मैं बता रहा हूं ये अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। एक परिवार है, उसके पास 5 एकड़ खेत है। कितना एकड़ खेत है? 5 एकड़ खेत है। 5 एकड़ खेत है। अकेले कौन? अकेले पिता पहले खेत जोतते थे, खेत में काम करते थे। ठीक है, और 10 कुंटल, है ना, 10 कुंटल। ठीक है, मतलब आपका 1000 किलो, है ना, 10 कुंटल। ठीक, 10 कुंटल अनाज उत्पादन करते थे। एक पिता के पास, परिवार के पास 5 एकड़ खेत है। पिता अकेला खेत जोतते थे, खेत में काम करते थे और 10 कुंटल, है ना, 10 कुंटल अनाज उत्पादन करते थे। फिर एक और पुत्र बड़ा हो गया, एक और पुत्र बड़ा हो गया। अब ये भी पिता के साथ खेत में काम कर रहा है और दोनों मिला के ये 5 एकड़ जमीन में कितना? 10 क्विंटल ही अनाज बो रहे हैं। दूसरा पुत्र भी बड़ा हो गया, दूसरा पुत्र भी बड़ा हो गया और ये भी अपने दोनों भाई और पिता के साथ खेत जाने लगा। और 5 एकड़ में, क्योंकि जमीन तो 5 एकड़ है, उससे ज्यादा है ही नहीं, तो कितना ही अनाज हो जाएगा। इन लोग भी तीनों मिलके 10 कुंटल अनाज उत्पादन कर रहे हैं। तो सोचो, जब पिता थे तो भी 10 कुंटल अनाज उत्पादन हो रहा था, एक पुत्र गया तो भी 10 कुंटल अनाज उत्पादन हुआ, दूसरा पुत्र गया तो भी 10 कुंटल अनाज उत्पादन हुआ। तो भैया अभी 3 लोग इस काम को कर रहे हैं। पहले कितने लोग करते थे? एक आदमी करता था। ठीक है, पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों काम में लगे हुए हैं, है ना। पिता और दोनों पुत्र, ये तीनों काम में लगे हुए हैं, तो भी उत्पादन उतना ही है जितना अकेले पिता कर रहे थे। पर लोगों को क्या दिखता है कि इनका बेटा खेत में काम कर रहा है। भैया काम तो कर रहा है, नो डाउट काम कर रहा है, लेकिन क्या उत्पादन बढ़ रहा है? क्या उत्पादन बढ़ रहा है? क्या नहीं बढ़ रहा है ना, क्योंकि जमीन तो लिमिटेड है। ठीक है, तो यही चीज है, ऐसा काम जिसमें व्यक्ति काम में लगा हुआ दिख रहा है लेकिन कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना। अब मान लो एक जूता दुकान है, जूता दुकान में अकेले पापा बैठते थे, डेली का 20 जोड़ा जूता बेचते थे। अब उनकी सहायता करने के लिए बड़ा पुत्र आ गया तो भी वो 20 ही जोड़ा बेच रहे हैं, छोटा पुत्र आ गया तो भी वो 20 ही जोड़ा बेच रहे हैं। अब दुकान में तीनों लोग हैं लेकिन बिक्री तो नहीं बढ़ रही है ना, बिक्री तो उतनी है क्योंकि वहां लोग ही उतने हैं भैया, वहां खपत ही उतनी है। तो अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी में यह होता है कि आपको लगेगा कि लोग काम पे लगे हुए हैं, लेकिन लोग काम पे सच में लगे हुए हैं लेकिन उससे कोई उत्पादन नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज है यहां पे कि वैसी स्थिति जब किसी काम को करने के लिए आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हैं, है ना, और उन अतिरिक्त श्रमिक को निकाल देने पर उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसे कहते हैं अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में। क्योंकि भैया कृषि में जो जमीन है वो एक फैमिली के पास लिमिटेड होगी, है ना, 2 लोग मिलके कमाएंगे तो भी उतना ही अनाज उत्पादित होगा, 4 लोग मिलके कमाएंगे तो भी उतना ही अनाज उत्पादित होगा। तो 2 लोग कमा रहे हैं तब तो ठीक है, अब 4 लोग कमा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भैया सब काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं, इस पे कोई दो मत नहीं है, लेकिन उत्पादन बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा लोग लगे हैं वो बेरोजगार ही हैं। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी, ये हमारे से बहुत रिलेट करता है, ये हमारे से बहुत रिलेट करता है।
आप देख लो, सब पढ़े लिखे लोग कतार में बैठे हैं बेचारे लोग फॉर्म भरने के लिए। एक शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार काम न मिलना शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। भारत में यह एक गंभीर समस्या है। ठीक है, भारत में यह एक गंभीर समस्या है। ठीक है, चलिए, शिक्षित बेरोजगारी, एक शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार काम न मिलना शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। भारत में एक गंभीर समस्या है। मतलब कोई आदमी बी किया हुआ है और उसको तुम पकोड़े बेचवा रहे हो तो फिर तो ये गलत है। कोई आदमी अगर मान लो बहुत अच्छा एमबीए किया हुआ है, उसको तुम चाय बिकवा रहे हो तो ये तो गलत है। योग्यता के अनुसार काम न मिलना शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित व्यक्ति को। भारत में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। ये एग्जाम में पूछता है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद खुली बेरोजगारी, यह सबसे गंभीर समस्या है। इसमें कुशल तथा कुशल श्रमिकों को बिना काम किए ही रहना पड़ता है। खुली बेरोजगारी ये ऐसी समस्या है जिसको सरकार थोड़ा ज्यादा हैंडल नहीं कर पाती। खुली बेरोजगारी में क्या होता है, जो आदमी स्किल्ड है, जिसको कुछ काम आता है, कुछ कला आता है, वो भी बेरोजगार रहता है, और जिसको कुछ नहीं आता वो भी बेरोजगार रहता है ना। कुशल मतलब जिसको कोई काम सीखा हुआ आता है, अकुशल मतलब जिसको काम सीखा हुआ नहीं आता, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। ठीक है, तो ये खुली बेरोजगारी कहते हैं। इसमें दोनों ही क्या रहते हैं? बेरोजगार रहते हैं। ठीक, चलिए, मौसमी बेरोजगारी, ये तो भारत में बहुत है ना। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें कृषि श्रमिक वर्ग, कृषि श्रमिक कुछ वर्ष के कुछ महीने कृषि कार्य में संलग्न होते हैं तथा शेष अवधि में बेकार पड़े रहते हैं। भारत में आप देखेंगे है ना, भारत में अब तो चलो सिंचाई का विकास हो गया, सिंचाई सुविधा का विकास हो गया, मशीनों का उपयोग होने लगा। ठीक है, लोग थोड़ा जागरूक हुए, थोड़ा पढ़े लिखे हुए, है ना, तो क्या हुआ, कृषि की थोड़ी व्यवस्था सुधरी है, कृषि व्यवस्था थोड़ी सुधरी है। लेकिन आज भी आप गांव में अधिकांश लोगों को देखोगे साल में सिर्फ एक फसल बोते हैं, और वो भी कौन सा फसल बोलते हैं? वो आपका बोते हैं खरीफ फसल, धान बोते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पानी गिरता है, धान बोते हैं। और गर्मी की फसल नहीं बोते, क्यों? क्योंकि पानी की सुविधा नहीं है। तो वो आदमी केवल एक बार खेती करता है, और जब वो खेती करता है तभी वो बिजी रहता है, उसके बाद क्या होता है, वो खाली हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। जब खेती का मौसम आता है तो किसान खेती करता है, बिजी रहता है, और खेती का मौसम नहीं आता तो बेरोजगार हो जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में, यह भी पूछा जाता है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती। क्यों? क्योंकि जब कृषि का मौसम रहता है तब काम मिलता है, कृषि कार्य करते हैं, और कृषि का मौसम नहीं रहता तो बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, बाजार में तेजी और मंदी का प्रभाव उत्पादन प्रक्रिया पर भी पड़ता है। मांग में कमी होने से उत्पादकों को उत्पादन एवं रोजगार में कमी करनी पड़ती है। यह विकसित देशों की समस्या है। इसका बेस्ट उदाहरण है, जो आप देखे हो ना, छटनी होता है प्लांट में, क्या होता है, छटनी हो जाता है। कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और बोलते हैं क्या, छटनी कर दिए, है ना, छांट के अलग कर दिए। होता क्या है, सेम वही चीज। अगर बाजार में कोई वस्तु बहुत अच्छे से बिक रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, तब तक तो वो आदमी क्या करता है, अपना काम में रखता है वर्करों को, और जब उसको जरूरत नहीं होती तो उसको काम से निकाल देता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी चीज मार्केट में बिक नहीं रही है ना। तो इसी को बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। जब बाजार में तेजी होगा, बाजार बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, बाजार बहुत अच्छा चलेगा,
तो भाई लोगों को काम मिलेगा, और बाजार नहीं चलेगा तो लोगों का काम छूट जाएगा। अब इसका बेस्ट उदाहरण आप दिवाली में देख लो। दिवाली में पोताई करने वाला है, बहुत से लोग मिलेंगे, है ना, पोताई करने वाले, ठीक है, क्योंकि अभी डिमांड ज्यादा है। और उसके बाद दिवाली के बाद कोई घर पोतवाता नहीं है, तो पोताई करने वाले आदमी फिर दूसरे काम करने लगते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब तेजी और मंदी के कारण इसमें बेरोजगारी उत्पन्न होती है। भारत में बेरोजगारी के कारण भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का योजना अनुरूप विकास ना हो पाने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, है ना, इससे हम लोग जूझ रहे हैं। अब लगभग भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पे था, अब भारत जनसंख्या में मेरे ख्याल से पहले नंबर पे आ जाएगा या आ गया होगा, ठीक है। हम लोग कुछ समय में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिल पाना संभव नहीं है, ठीक है। पर हमारे यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसका एक सबसे अच्छा बात यह है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डिविडेंड है। मतलब हमारे यहाँ जितनी जनसंख्या है उसके 60% लोग जवान लोग हैं, जो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। उनको योग्यता अनुसार काम नहीं मिल रहा, ये अलग बात है, लेकिन हमारी जनसंख्या में अधिकतर जवान लोग हैं जो कुछ ना कुछ काम करते हैं, जिसके कारण भारत में मंदी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए, बेरोजगारी के कारण हमारे देश में श्रमिक तो बहुत है, श्रम शक्ति का विकास हुआ है, लेकिन रोजगार का विकास नहीं हुआ है, इसीलिए सबको रोजगार नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ आर्थिक विकास धीमा है, ठीक है, इसीलिए नहीं मिलता है। आर्थिक वृद्धि में होने वाले रिसाव प्रभाव की विफलता, है ना, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आप अगर दूसरे कंट्री के एजुकेशन को देखोगे ना, तो बच्चों को, है ना, 9वीं 10वीं से ही कोई ना कोई स्किल सिखाते हैं, उन लोग कोई ना कोई काम सिखाते हैं। हमारे यहाँ तो 12वीं का बच्चा केवल किताब पढ़ा रहता है, उसको बोलो जाओ मार्केट में कोई काम कर ले, तो उसको कोई काम नहीं आता। हमारे यहाँ रोजगारोन्मुखी शिक्षा है ही नहीं, हमारे यहाँ स्कूल में, है ना, कोई ऐसी शिक्षा दी ही नहीं जाती जिससे रोजगार मिल सके स्कूल में, ठीक है। इसी को 1938-39 में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा नीति पेश की थी, आधारभूत नीति। उसमें यह कहा गया था कि स्कूल में बच्चों को कोई ना कोई कला सिखाई जाए, ठीक है। तकनीकी शिक्षा का अभाव, हमारे यहाँ जो टेक्निकल एजुकेशन है वो पूरा थ्योरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है ही नहीं। किताब पढ़ो और इंजीनियर बन जाओ, प्रैक्टिकल करने का अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जो पढ़ के निकलते हैं वो उतने अच्छे तकनीकी ज्ञाता नहीं होते जो उनके अपेक्षा जो फील्ड में काम कर रहे हैं। रोजगार योजनाओं की विफलता, हमारे यहाँ रोजगार देने के लिए बहुत से योजना आते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है ना। और दूसरी 7वां, कृषि का पिछड़ापन, कृषि का पिछड़ापन, हमारे यहाँ कृषि बहुत पिछड़ी हुई है। आप देखोगे ना विदेशों में तो 100-100, 150-150 एकड़ जमीन में खेती होती है और पूरी खेती को एक आदमी करता है मशीन के सहारे। हमारे यहाँ तो 2 एकड़ खेत में पूरा परिवार मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तकनीक है ही नहीं कृषि में, ठीक है, इसीलिए बेरोजगारी है। चलिए, तो ये हो गया बेरोजगारी, है ना। बेरोजगारी में आप देख लिए सबसे ज्यादा हमारे यहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कुछ कुछ चीजें। लॉरेंज वक्र, ये पूछा जाता है, लॉरेंज वक्र ये पूछा जाता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। क्या होता है लॉरेंज वक्र? लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करते हैं। इसे वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। लॉरेंज वक्र आय में विषमता को प्रदर्शित करता है, अतः लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूरी होगा उतनी ही अधिक आय में विषमता होगी और इसके विपरीत जितना पास होगा कम होगी। लॉरेंज वक्र,
लॉरेंज वक्र ये हमेशा पूछता है आय में विषमता, आय में विषमता, आय में विषमता क्या होता है? आय में विषमता, इसको साफ बोल सकते हैं गरीबी और अमीरी, गरीबी और अमीरी। ठीक है, आय में विषमता से गरीब और गरीब होते जाता है, अमीर और अमीर होते जाता है ना। तो ये बताता है कि हमारे यहाँ कितने लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और कितने लोगों के पास बहुत कम पैसा है। दोनों की आय समान नहीं है, विषम है। आय में विषमता का सबसे बड़ा कारण होता है क्या? गरीब और गरीब होते जाता है और अमीर होते जाता है। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र आय की विषमता को बताता है ना। हमारे यहाँ आय की विषमता है, भारत में आय की विषमता बहुत ज्यादा है। आपको जान के हैरानी होगी, आपको जान के हैरानी होगी, भारत का 90% पैसा, भारत का 90% पैसा भारत के केवल है ना 7 से 9 परिवार के पास है। भारत का 90% पैसा केवल कितने? भारत के 7 से 9 परिवार के पास है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो सब समझ ही जाते हो, नाम जानते ही हो। ठीक है, तो सोचो हमारे यहाँ एक और धारावी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी, और एक और कितने करोड़ का बिल्डिंग है केवल एक फैमिली का। ठीक है, एक और कितने करोड़ की मुंबई में बिल्डिंग है केवल एक फैमिली की, और एक और धारावी है स्लम एरिया जहां रहने के लिए ढंग से जगह नहीं है। तो सोचो हमारे यहाँ आय की विषमता कितनी है। ठीक है, और इसी आय की विषमता को हम लोग किससे नापते हैं? लॉरेंज वक्र से। इसी आय की विषमता को हम लोग किससे नापते हैं? लॉरेंज वक्र से, है ना। अब देखिए ये समता रेखा है, ये जो ब्लैक वाली बीच की रेखा है समता रेखा है। अगर सभी के पास बराबर पैसा होगा, सभी के पास बराबर पैसा होगा तो ये रेखा एकदम सीधी रहेगी, है ना। लेकिन हमारे यहाँ सभी के पास पैसा बराबर नहीं है, तो कुछ लोग सामान्य से भी नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग ये देखो सामान्य से भी नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बराबरी की लाइन है और ये नीचे की लाइन है, ये नीचे की लाइन है। तो यही बताता है आय में विषमता कितनी है। ये लाइन जितना दूर होगा आय में विषमता उतनी अधिक होगी, और यही लाइन जितना पास होगा उतनी आय में समानता होगी। अगर मान लो भारत में सबके पास एक बराबर पैसा हो गया, भारत में सबके पास एक बराबर पैसा हो गया, तो ये वाली जो लाइन है वो एकदम इसके बराबर आएगी। ये लाइन ये वाली लाइन से जितना दूर रहेगा, ये नीचे का कर्व समता रेखा से कर्व जितना दूर रहेगा उतनी आय में विषमता रहेगी, उतनी आय में विषमता रहेगी। ठीक है, तो ये बताता है कि आय की कितनी विषमता है, अमीरों के पास कितना ज्यादा पैसा है, गरीबों के पास कितना कम पैसा है। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र बहुत पूछता है ये, है ना। लॉरेंज वक्र किसी देश में क्या बताता है? आय में विषमता को बताता है। सेम यही क्वेश्चन पूछता है, आय में विषमता को कौन बताता है? लॉरेंज वक्र बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गिनी गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष समता के बीच का क्षेत्रफल और काल्पनिक समता रेखा के नीचे की दूरी पूरे क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है, जिसका मान 0 से 1 के बीच में आता है। यदि विषमता अधिकतम है तो इसका मान 1 होगा, यदि विषमता न्यूनतम है तो इसका मान 0 होगा। गिनी गुणांक को इटालियन कोरेडो गिनी ने विकसित किया। ये गिनी गुणांक है ना, जो लॉरेंज वक्र के इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल ज्ञात करता है, ये क्षेत्र का जो असमान क्षेत्र है इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करता है उसी को क्या कहते हैं? गिनी गुणांक। क्या? गिनी गुणांक।
है ना, लॉरेंज वक्र की, है ना, गणितीय मान को जो ज्ञात करता है उसको कहते हैं गिनी गुणांक। क्या कहते हैं? गिनी गुणांक। ठीक है ना, ये नॉर्मल सी चीज है। आपको पता है आय में असमानता कौन दिखाता है? लॉरेंज वक्र दिखाता है ना। ये वाला जो कर्व है वो समांतर रेखा से जितना दूर रहेगा उतना क्या रहेगा? आय में असमानता रहेगी। और इसी जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन बताता है? गिनी गुणांक बताता है। ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन बताएगा? गिनी गुणांक। अंकों में ये 0 से 1, ये 0 से 1 के बीच रहता है। गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच। अगर 1 आएगा तो ये रेखा एकदम डाउन रहेगी, मतलब भारत में आय में बहुत असमानता है। अगर 1 आ गया तो ये रेखा बहुत नीचे रहेगी। अगर 0 आ गया तो ये रेखा इसके पैरेलल चलेगी। ठीक है, चलिए, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक समझ में आ गया। आगे देखते हैं कुजनेट्स वक्र। साइमन कुजनेस के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है तथा बाद में आय की वृद्धि के साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है। यदि हम इन दोनों संबंधों को वक्र द्वारा प्रदर्शित करें तो यह उल्टे यू आकार की प्राप्ति होती है। इस वक्र को ही कुजनेस वक्र कहते हैं, है ना। कुजनेस वक्र कैसे बनता है? ऐसे उल्टा यू बनता है। कुजनेस वक्र कैसे बनता है? उल्टा यू बनता है। ठीक है, इसमें यह बोलता है जब प्रारंभ में समाज में क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो क्या बढ़ता है? आय की विषमता बढ़ती है। आय की विषमता बढ़ती है। लेकिन धीरे धीरे जब और वृद्धि होता है तो आय की विषमता कम होने लगती है। इसको एक नॉर्मल एग्जांपल दे लो, है ना। एक ए है, एक बी है। ए की सैलरी है अभी 150 रुपए, है ना, और बी की कितनी है? 100 रुपए। फिर ए की सैलरी कितनी हो गई? 300 रुपए। बी की कितनी है? बी की है 200 रुपए मान लो। ठीक है, फिर ए की सैलरी हो गई आपकी कितनी? 400 रुपए। ठीक, बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? बी की सैलरी हो जाएगी 300 रुपए, है ना। फिर ए की सैलरी हो जाएगी कितनी? 500 रुपए, नहीं 450 रुपए, 450 रुपए। और बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? बी की सैलरी हो जाएगी मान लो 400 रुपए। ठीक है, तो देखिए ये समझने के लिए है, अगर किसी समाज में पहले व्यक्तियों की आय बढ़ती है तो उनके बीच विषमता बढ़ेगी, उनके बीच क्या होगा? गरीबी और अमीरी बढ़ेगा। लेकिन जब दोनों की आय बढ़ते रहेगी तो दोनों के बीच क्या होगा? गरीबी अमीरी कम होने लगेगा। इसी को बोलते हैं क्या? कुजनेट्स वक्र, है ना। इसमें यह बोलता है प्रारंभ में अगर समाज में प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो आय की विषमता बढ़ेगी, अमीरी गरीबी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ते रहेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ते रहेगी, वैसे वैसे क्या होगा? अमीरी गरीबी आय की विषमता कम होगी, है ना। और इसको अगर वक्र बनाओगे तो ये उल्टे, कैसे? उल्टे यू के आकार का, कैसे? उल्टे यू के आकार का बनेगा। ये 1-2 बार पूछा है, कौन सा वक्र उल्टे यू के आकार का बनता है? कौन सा वक्र उल्टे यू आकार का बनता है? तो कौन सा? कुजनेट्स वक्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, लॉरेंज वक्र हो गया, कुजनेस वक्र हो गया, फिलिप्स वक्र देख लेते हैं। फिलिप्स वक्र देख लेते हैं क्या होगा। किसी अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के उल्टे संबंधों को दर्शाया गया है। यदि किसी देश में बेरोजगारी की दर कम है तो मजदूरी दर अधिक होगी, यदि बेरोजगारी की दर अधिक है तो मजदूरी दर कम होगी।
अतः फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी के बीच वस्तु विनिमय को व्यक्त करता है। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाला नहीं है, पर बहुत बढ़िया है। इसमें बोलता है अगर किसी देश में बेरोजगारी अधिक है तो वहां जो मजदूरी है वो कम रहेगी। अगर किसी देश में बेरोजगारी कम है तो वहां मजदूरी अधिक रहेगी। कैसे? मान लो, ठीक है, मान लो 10 लोग क्या हैं? बेरोजगार हैं। 10 लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, अब एक आदमी आया बोला कि भैया मेरे को क्या चाहिए? 5 आदमी चाहिए काम करने के लिए, मेरे को 5 आदमी चाहिए काम करने के लिए। तो इन लोग क्या बोलेंगे? हाँ हाँ हम चलेंगे, है ना। 10 लोग बेरोजगार हैं, 5 आदमी चाहिए काम के लिए। कितने आदमी चाहिए? 5 आदमी चाहिए। ठीक है, तो 5 आदमी लोग क्या बोलेंगे? हाँ हाँ हम चलने को तैयार हैं। फिर वो आदमी बोलेगा कि मैं एक आदमी को दिन भर का कितना दूंगा? दिन भर का 200 रुपए दूंगा, मस्त 200 रुपए, तो 1000 रुपए में इसका काम हो जाएगा। अब किसी देश में किसी समय स्थान पर केवल 4 लोग बेरोजगार हैं। 4 लोग बेरोजगार हैं। अब कोई आदमी आया और बोला मेरे को 5 लोग चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो ये बोले हम तो 4 लोग हैं, हम 4 ही जाएंगे। तो ये बोलेगा कितना पैसा लोगे? तब इन लोग बोलेंगे कि भैया हम लोग प्रति व्यक्ति 300 रुपए लेंगे। कितना लेंगे? 300 रुपए लेंगे। ठीक है, तो इसको कितना देना पड़ जाएगा? 1500। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे बेरोजगार अधिक थे, अगर इन लोग नहीं जाते तो दूसरे लोग काम करने चले जाते। ठीक है, अगर इन लोग काम करने नहीं जाते तो दूसरे लोग चले जाते। क्यों? क्योंकि जब बेरोजगारी अधिक रहेगी ना तो आदमी किसी भी रेट में काम करने चल जाता है, और बेरोजगारी कम रहेगी, सब इधर उधर काम करते रहेंगे, तो उन लोग बोलेंगे हमको तो वहां उतना पैसा मिल रहा है, तुम मुझसे ज्यादा पैसा दोगे तभी तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, और सब लोग खाली बैठे हैं तो उन लोग कम पैसे में चले जाएंगे। ठीक है, और खाली नहीं है तो आप बोलोगे मेरे यहां चल, तो बोलेंगे वो तो 200 दे रहा था, तू 300 देगा तब तेरे यहां जाएंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर बेरोजगारी की दर, है ना, बेरोजगारी की दर कम है तो वहां मजदूरी अधिक देनी पड़ेगी। मतलब वहां कम लोग बेरोजगार हैं तो मजदूरी अधिक देनी पड़ेगी। अगर वहां अधिक लोग बेरोजगार हैं तो कम मजदूरी में भी काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर अधिक मजदूरी दोगे तो मार्केट में अधिक पैसा आएगा, तो उससे क्या बढ़ेगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगा। अगर कम पैसा दोगे तो मुद्रास्फीति कम बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, लाफर वक्र। यह भी पूछा गया है, यदि करारोपण की दर को कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन यह वृद्धि एक सीमा से अधिक कमी कर दिए जाने पर राजस्व में कमी आएगी। ठीक है, अब मान लो इसमें बोलता है अगर कोई सरकार टैक्स को थोड़ा सा कम कर दे, टैक्स को थोड़ा सा कम कर दे तो क्या होगा? जो उससे राजस्व मिलता है, जो उससे पैसा मिलता है वो ज्यादा मिलेगा। लाफर वक्र यही बोलता है यदि सरकार क्या करे? टैक्स को कम कर दे तो उससे जो पैसा मिलेगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन एक निश्चित सीमा से नीचे कम कर दे टैक्स को और ज्यादा कम कर दे तो फिर पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा बल्कि कम मिलेगा। कैसे? ये मैं बताता हूं। मान लो, ठीक है, टैक्स की दर है 20%, 20% टैक्स है ना, 20% टैक्स है, जिसमें 10 लोग में
केवल 4 लोग, 10 लोग में केवल 4 लोग टैक्स देते हैं। 20% जब टैक्स का रेट रहेगा तो 10 लोग में केवल 4 लोग टैक्स देंगे। ठीक है, 10 लोग में केवल 4 लोग टैक्स देंगे तो 80% टैक्स आया मान लो। लेकिन 10 लोग हैं और टैक्स की दर को 15% करोगे तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, भाई 20% से अच्छा तो 15% है। चलो 15% है तो टैक्स पटा दो अभी, है ना। पहले 20 था अभी 15 हो गया तो 15% है तो टैक्स पटा दो अभी। तो 4 की जगह कितने लोग आपके, मान लो 8 लोग, 4 की जगह 8 लोग, है ना। ठीक है, 6 लोग ही कर लो। 4 की जगह 6 लोग टैक्स पटा देंगे, है ना। तो 15 छिक्के 90% टैक्स आ रहा है, समझो। क्योंकि जब टैक्स बहुत ज्यादा रहेगा ना तो बहुत लोग टैक्स पटाएंगे ही नहीं। वो बोलेंगे भैया मैं कहां से पटा पाऊंगा इतना बढ़ा हुआ टैक्स, मैं टैक्स नहीं पटाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो जब टैक्स बहुत हाई रहता है तो ज्यादा लोग नहीं पटाते। जब टैक्स के रेट को कम कर दोगे तो लोग क्या बोलेंगे, भाई कम है टैक्स, चल पटा दे और खत्म कर कहानी। तो यही चीज बताया है कि अगर आप टैक्स की दर को कम कर दोगे, अगर आप टैक्स की दर को थोड़ा कम करोगे तो जो टैक्स पटाने वाले लोग हैं वो टैक्स पटाएंगे और आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन टैक्स की दर को, रेट को एक सीमा से और अधिक कम कर दोगे तो फिर पैसा घट जाएगा। 20% था तो 4 लोग पटा रहे थे, 15% हुआ तो 6 लोग पटाने लग गए, है ना। अब यही टैक्स की दर, है ना, यही टैक्स की दर आप कर दो 10%, टैक्स की दर 10% कर दो। अब 7 लोग टैक्स पटा रहे हैं, 7 लोग टैक्स पटा रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, 70% टैक्स ही आ रहा है, जबकि ज्यादा लोग पटा रहे हैं। तो कर की दर एक निश्चित सीमा तक कम करोगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, अगर उस सीमा से और कम कर दोगे तो पैसा भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं, है ना, आर्थिक शब्दावली देखते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली देखते हैं जो पूछता है एग्जाम में। जैसे कर्ब डीलिंग, कर्ब डीलिंग, शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को क्या कहते हैं, कर्ब डीलिंग। अगर आप शेयर बाजार में शेयर खरीदते हो, बेचते हो तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। शेयर बाजार में शेयर खरीदते हो, बेचते हो तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन शेयर बाजार के बाहर खरीद बेच रहे हो तो उसको बोलेंगे कर्ब डीलिंग। बजट, बजट क्या होता है, किसी संस्था या सरकार का 1 वर्ष का आय व्यय का अनुमानित अनुमान, है ना, अनुमानित आय व्यय का अनुमान, है ना, इसी को क्या कहते हैं, बजट। इसमें पूरा अनुमान लगाते, भविष्य में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। किसका है, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में। अब बफर स्टॉक, यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाता है तेजड़िया कहलाता है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिराने की आशा करता है, किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है, वह मंदड़िया कहलाता है। ये गलत टाइप हो गया है शायद। बफर स्टॉक ये गलत टाइप हो गया है ना, बफर स्टॉक। बफर बफर स्टॉक, ये क्या होता है बफर स्टॉक,
आपात स्थिति के लिए क्या करते हैं अपन, किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए स्टॉक रखते हैं। आपात स्थिति के लिए स्टॉक, आपातकालीन स्थिति के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए किसी वस्तु का स्टॉक रखना बफर स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? बफर स्टॉक। अब मान लो हमारे यहां अनाज का संग्रहण कौन करता है? एफसीआई करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, ठीक है, एफसीआई करता है। वो क्या करता है, हमारे यहाँ जो भी अनाज पैदा होता है उसका भंडारण करता है, अपने गोदाम में रखे रहता है। फिर वो उस अनाज को या तो राशन कार्ड के थ्रू या कैसे भी लोगों तक पहुंचा देता है। पर वो सभी अनाज को नहीं बांटता है, अनाज का एक निश्चित स्टॉक अपने पास हमेशा बना के रखता है और उससे कम उसको होने ही नहीं देता। वो स्टॉक एक लिमिट से कम होने ही नहीं देता। वो हमेशा अपने पास एक स्टॉक बना के रखेगा और उस स्टॉक से नीचे वो मात्रा जाने ही नहीं देगा। क्यों? कि कल को अगर भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो लोग क्या खाएंगे? लोगों के खाने के लिए क्या रहेगा? कुछ नहीं। तो वो विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए, है ना, उस स्टॉक को बचा के रखता है। उसको कहते हैं बफर स्टॉक। उसको क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक का मेन उदाहरण है, आपके पर्स में फोटो के नीचे जो 500 का नोट रखा रहता है उसको आप खर्चा नहीं करते, उसको रखे रहते हो। क्यों? कि कभी इमरजेंसी में मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो यही 500 का नोट काम आएगा। सेम वैसे ही मेन किसका स्टॉक को बफर स्टॉक रखते हैं? अनाज के कोई रखते हैं, चावल के, गेहूं के। क्यों? कि अगर किसी साल अकाल पड़ गया, कुछ हो गया, तो यही जो बफर स्टॉक है इसको उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत के पास इतना अनाज है कि अकाल भी पड़ जाएगा तो हम लोग खा लेंगे, जिंदा रहेंगे, है ना। यहां जो शब्द आएगा वो आएगा क्या? तेजड़िया और मंदड़िया। क्या आएगा? तेजड़िया और मंदड़िया, है ना। तेजड़िया और मंदड़िया, ठीक है। इसी को बोलते हैं बियर्स एंड बुल्स। बियर्स एंड बुल्स। जो व्यक्ति बाजार को बढ़ाना चाहता है, बाजार में कीमत बढ़ाना चाहता है, बाजार को ऊपर उठाना चाहता है, उसको बोलते हैं तेजड़िया, बाजार में तेजी लाना। और जो व्यक्ति बाजार को नीचे गिराना चाहता है, बाजार को डाउन करना चाहता है, उसको कहते हैं मंदड़िया, है ना। यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं, मतलब शेयर बाजार से संबंधित है ये। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है ना। स्टॉक की कीमतें क्यों बढ़ाएगा भैया? जितने ज्यादा में शेयर बिकेगा उतना ज्यादा लाभ होगा। तो शेयर बाजार में जो व्यक्ति शेयर की कीमतों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, बाजार को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है, उसको कहते हैं तेजड़िया। और तेजड़िया वाले लोग का सिंबल क्या रहता है? बैल। तेजड़िया वाले लोग का सिंबल क्या रहता है? बैल। ऐसे सिग मारता हुआ बैल। दलाल स्ट्रीट का कभी फोटो देखना, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट, वहां पे एक बैल का ऐसे फोटो रहेगा, ठीक है, जो सिंग ऐसे आगे बढ़ा के रखेगा। वो क्या करता है? बाजार को उठाता है। और कुछ लोग अपना फायदा कमाने के लिए बाजार को नीचे गिराना चाहते हैं, शेयर का भाव कम करना चाहते हैं, उन लोगों को बोलते हैं मंदड़िया। बाजार को मंद करना, धीमा करना। इन लोगों का सिंबल होता है भालू। भालू सुस्त रहता है ना, हाँ, भालू। तेजड़िया और मंदड़िया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, ब्रिज लोन, है ना। ब्रिज लोन, ठीक है। कंपनी प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर और डिबेंचर जारी करती रहती है। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस समय अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त करती, इसको बोलते हैं ब्रिज लोन। अब आपको पता है
कंपनियों को पैसा कहाँ मिलता है? शेयर बाजार में शेयर बेच के। कोई कंपनी को अगर पूंजी चाहिए तो वो पूंजी कहाँ से लाएगी? शेयर बाजार में शेयर बेच के। ठीक है, शेयर बाजार में शेयर बेच के पूंजी लाएगी, है ना। पर भैया शेयर बाजार में शेयर बेचने से पैसा मिलने में समय लगता है, 3 महीना उससे ज्यादा का समय लगेगा। पर इस 3 महीना काम चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो कंपनियां क्या करती है? बैंकों से लोन लेती है और ये बोल के लोन लेती है कि भैया हमारा शेयर बिकेगा तो हम आपका लोन वापस कर देंगे। तो जब शेयर बिका नहीं रहता है ना, या ऋण पत्र बिका नहीं रहता, ऋण पत्र मतलब डिबेंचर, शेयर बिका नहीं रहता, ऋण पत्र बिका नहीं रहता, तो काम चलाने के लिए कंपनी क्या करती है? बैंकों से लोन लेती है कम समय के लिए, उसी को बोलते हैं ब्रिज लोन। क्या बोलते हैं? ब्रिज लोन। ठीक है। अवमूल्यन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, है ना। यह अवमूल्यन परिस्थिति के अनुसार सरकार स्वयं करती है। 2 चीज आता है, एक होता है डीवैल्यूएशन और एक होता है डीमोनेटाइजेशन। एक होता है डीवैल्यूएशन और एक होता है डीमोनेटाइजेशन। जब सरकार डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए का मूल्य कम कर देगी तो उसको बोलेंगे अवमूल्यन। ठीक है। जब सरकार हमारे पुराने नोटों को बंद करके नया नोट छाप देगी और बोलेगी पुराने नोट अब नहीं चलेंगे, उसको बोलेंगे मुद्रा का क्या? विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। जब किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन मतलब मूल्य कम करना। ठीक है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार अपनी पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा जारी कर देती है। जैसा कब हुआ? जैसा आपका हुआ 2016 में। ठीक है, 2016 में हुआ था ना अपने यहां, 500,000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। ठीक है। जिनके पास काला धन होता है वह उसे बदलने में, नई मुद्रा लेने में साहस नहीं जुटा पाते और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए इसको बताता हूं मैं कैसे। एक आपके लिए अवमूल्यन, अवमूल्यन मान लो। ठीक है, मान लो अभी $1 70 रुपए के बराबर है। अब भारत सरकार ने अवमूल्यन किया। क्या किया? अवमूल्यन किया और अवमूल्यन करके अपने मुद्रा का रेट गिरा दिया। अब $1 बराबर कितना कर दिया? 50 रुपए कर दिया। $1 बराबर 50 रुपए कर दिया। ठीक है। मतलब भैया पहले, ठीक, पहले अगर उसको हमसे 1 केजी शक्कर लेना रहता, 1 केजी शक्कर लेना रहता तो वो हमको कितना देता? वो हमको देता 70 रुपए। कितना देता? 70 रुपए। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि तुम $1 के बदले क्या दो? 50 रुपए दो। ठीक है, 50 रुपए दो। तो पहले वो कितना दे रहा था? 70 रुपए। अभी वो कितना दे रहा है? 50 रुपए। तो इसको 20 रुपए बच रहा है। अब तो ये जो 20 रुपए बच रहा है यही मुद्रा का अवमूल्यन है। मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होता है? जो देश है ना वो हमसे चीजें आयात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मार्केट को क्या कर देते हैं? सस्ता कर देते हैं। ठीक है, हम अपने मार्केट को सस्ता कर देते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगी? चीजें सस्ती हो जाएगी। पहले हमको क्या करना पड़ता था? $1 के बदले 70 रुपए देना पड़ता था। ठीक है, $1 के बदले 70 रुपए देना पड़ता था। मतलब
ये अगर इसको हमको वापस करना है तो 70 रुपए वापस करेगा, लेकिन अभी कितना कर रहा है 50 रुपए, तो इसका 20 रुपए बच रहा है ना। यही है मुद्रा का अवमूल्यन। इसमें क्या करते हैं, हम किसी दूसरे मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का रेट गिरा देते हैं। ठीक है, अपनी मुद्रा का रेट गिरा देते हैं। सॉरी, इसमें हो गया उल्टा। पहले इसको $1 के बदले कितना देना पड़ता था 70, अब देना पड़ रहा है हमको 80, है ना। अब देना पड़ रहा है हमको 80, तो इससे हमारा नुकसान है, हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो गया। ठीक है, चलिए, मुद्रा मजबूत होगी मतलब वो डॉलर और रुपए बराबर के करीब आते जाएगा, और मुद्रा कमजोर होगी मतलब डॉलर से रुपए और दूर जाते जाएगा। मान लो अगर $1 बराबर 50 रुपए है तो मुद्रा मजबूत है। अगर $1 बराबर 70 रुपए है तो मुद्रा और कमजोर हो रही है। $1 बराबर 80 रुपए हो गया तो मुद्रा और कमजोर। क्यों? पहले $1 से लड़ने के लिए 50 रुपए की जरूरत थी, थोड़े ताकतवर थे। अब $1 से लड़ने के लिए 70 रुपए की जरूरत पड़ रही, मतलब हम कमजोर हो गए, हमको 70 लोगों की जरूरत पड़ रही है। $1 से लड़ने के लिए 80 रुपए, अब हम और कमजोर हो गए, हमको 80 रुपए, 80 लोगों से 80 रुपए की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो मान लो इसको समझ लेते हैं। $1 बराबर जब 50 रुपए था, ठीक है, तो 50 रुपए केजी क्या आता था, 50 रुपए केजी शक्कर आता था। तो जब अमेरिका हमसे शक्कर खरीदता था तो उसको $1 देना पड़ता था। अब हम क्या किए, हम अपने मुद्रा के मूल्य को घटा के $1 का 75 रुपए कर दिए। तो अब इसको $1 में कितना किलो शक्कर मिल जाएगा, 1.5 किलो शक्कर मिल जाएगा। ऐसे मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन करने से हमारा बाजार सस्ता हो जाता है विदेशों के लिए, और विदेश वाले लोग फिर हमसे सामान खरीदना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां कम पैसे में मिलेगा। ठीक है, पहले $1 में 1 किलो शक्कर लेता था जब 50 रुपए था, अब $1 में 1.5 किलो शक्कर ले रहा है जब 75 रुपए हो गया। हम अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा दिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण में क्या होता है, पुरानी मुद्रा को हटा दिया जाता है और नया मुद्रा छापा जाता है, और उसी को बोलते हैं ये नया है, अब चलेगा। मुद्रा संकुचन, जब बाजार में पैसा कम हो, है ना, जब बाजार में पैसा कम हो और चीजें बहुत हो तो क्या होगी, चीजें सस्ती होते जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो लोग मूल्य गिराते जाएंगे। इसी को बोलते हैं मुद्रा संकुचन। जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती है ना, चीजें सस्ती होती जाती है ना, उत्पादन में व्यापार गिर जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है, यह अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। मुद्रास्फीति पढ़े ना कल, मुद्रास्फीति क्या करती है, महंगाई बढ़ाती है। मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ाती है, और मुद्रा संकुचन क्या करता है, महंगाई घटाती है। पर मुद्रा संकुचन ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि महंगाई घटते घटते एक ऐसा समय आएगा कि लोगों के पास पैसा रहेगा ही नहीं, लोग कोई भी वस्तु को नहीं खरीदेंगे। उससे क्या होगा, बाजार चलना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे मंदी आ जाएगी, है ना। ये एक है, बहुत पूछता था पहले, डिफिसिट फाइनेंसिंग, हीनार्थ प्रबंधन, बहुत पूछता था। जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है, तो व्यय के इस अधिक्य को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है। तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है ना। सीमित मात्रा में इसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबंधन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते, है ना। इसी को बोलते हैं नोट छाप के गरीबी दूर करना, इसी को बोलते हैं नोट छाप के गरीबी दूर करना। हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है, जब बजट बनाए, है ना, बजट बनाए तो बजट बनाए में आय मतलब इनकम है आपका 100 रुपए, और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ये है 150 रुपए। तो कितना हुआ, यहाँ 150 लिखोगे, यहाँ 50 रुपए का क्या हो गया, 50 रुपए का हानि हुआ ना। आपका व्यय अधिक हो रहा है, आय कम है, तो 50 रुपए का हानि हुआ। इसी 50 रुपए के हानि को सरकार क्या करेगी, नोट छाप के, क्या करेगी, नोट छाप के या आरबीआई से ऋण लेकर पूरा करेगी, है ना।
तो इसी को बोलते हैं हीनार्थ प्रबंधन। ऐसे ही वेनेजुएला नोट छाप के गरीबी दूर करने का प्रयास कर रहा था, है ना। वहां इतनी महंगाई बढ़ी कि एक ब्रेड के पैकेट की कीमत 2 लाख रुपए थी, क्योंकि सबके पास पैसा है लेकिन वस्तु नहीं है। अब वस्तु कम है और उसको खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो वस्तु का क्या बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा। ठीक है, तो नोट छाप के कभी भी गरीबी दूर नहीं की जा सकती। मुद्रास्फीति आप पढ़ चुके हो। मुद्रास्फीति क्या होती है, जब बाजार में पैसा अधिक हो और चीजें कम हो, सबके पास पैसा हो, चीजें कम हो, तो सब लोग चीजों को खरीदने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी। ठीक है, चलिए रिसेशन का तात्पर्य है मंदी मतलब अर्थव्यवस्था बिल्कुल चलना बंद हो जाएगा, किसी के पास रोजगार नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, लोग वस्तुओं को खरीदेंगे नहीं, कारखाने बंद हो जाएंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे। मंदी मतलब रुक जाना, पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है, जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम होने से रिसेशन उत्पत्ति होती। मतलब कोई वस्तु बाजार में बिक नहीं रही है और आप उसको और बनाए जा रहे हो, तो वस्तु बिकेगी क्या, नहीं, वो पूरा फैक्ट्री बंद हो जाएगा, क्योंकि वस्तु बिक ही नहीं रही है। ऐसी स्थिति में धन अभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, लोगों के पास धन नहीं रहता, इसीलिए वो चीजों को नहीं खरीदते हैं, और उत्पादित वस्तु जो है वो बिकती नहीं है, जिससे क्या होता है, उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। 1930 के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी, है ना। बहुत बड़ी मंदी आई थी 1930 में, सबका रोजगार चले गया था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। क्यों, लोगों के पास पैसा ही नहीं है कुछ खरीदे। तो भैया जब लोग खरीद नहीं रहे तो आप सामान बना के क्या करोगे जी, वो तो बिकेगा ही नहीं, और जब सामान बिकेगा ही नहीं तो फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री को बंद कर देंगे तो फैक्ट्री के पूरे वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं मंदी। प्राइमरी गोल्ड, है ना, 24 कैरेट शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है। सबसे शुद्ध सोना कौन सा होता है, 24 कैरेट का, और जो आप लोग कहते हो वो 22 कैरेट का सोना होता है, वो 24 कैरेट का नहीं होता, क्योंकि 24 कैरेट का सोना इतना नरम होता है कि उससे कोई भी आभूषण नहीं बनाए जा सकते, है ना। 24 कैरेट का सोना इतना नरम होता है कि उससे कोई भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता, वो मुड़ जाएगा तुरंत। तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या बनाया जाता है, पीतल या अशुद्धियां मिलाई जाती है। स्टैगफ्लेशन, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ रहती है तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। टैरिफ, किसी देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं, टैरिफ। अगर किसी दूसरे देश से कुछ चीज ला रहे हैं अपने देश में तो उस पर जो कर लगता है उसको बोलते हैं टैरिफ। एक्टिव शेयर वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है उसे बोलते हैं एक्टिव शेयर। जो शेयर रोज बिक रहे हैं, रोज खरीदे जा रहे हैं, वो एक्टिव शेयर कहलाते हैं। कंट्रेरियन शेयर, इस श्रेणी में उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता है जो बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं, अर्थात बाजार में शेयरों के भाव में जब वृद्धि हो रही होगी तो ये शेयर के भाव कम हो जाएंगे, और जब बाजार में दूसरे शेयर के भाव में कमी होगी तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रेरियन शेयर, ऐसे शेयर जो बाजार के विपरीत चलते हैं। ठीक है, बाजार जब नीचे गिर रहा है, सब शेयर का दाम गिर रहा है तो इसका भाव बढ़ जाएगा, और जब सब शेयर का भाव बढ़ेगा तो इसका दाम गिर जाएगा। ब्लो आउट, जब कोई कंपनी अपना नया इशू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले दिन ही पूरा होकर बंद हो जाता है, उसको ब्लो आउट कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मान लो कोई कंपनी अपना नया शेयर लाई मार्केट में, नया शेयर लॉन्च कर रही है, कोई कंपनी अपने शेयर बाजार में नया शेयर लाई और पहले दिन ही वो पूरा शेयर बिक गया,
उसको बोलेंगे ब्लो आउट। सामान्यतः टाटा, टीसीएस, डी मार्ट, है ना, उसके बाद आईटीसी, है ना, उसके बाद विप्रो, ये सब के शेयर जो है ना जैसे ही बाजार में आते तुरंत बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नामी कंपनी है, लाभ देती है, इसको बोलते हैं ब्लो आउट। ठीक है। एक होता है राशि पतन, एक वर्ड होता है राशि पतन। जब किसी देश में बहुत ज्यादा अनाज उत्पन्न हो जाता है ना, और उसके कारण अनाज के मूल्य बहुत ज्यादा कम हो जाती। क्यों? क्योंकि उत्पादन बहुत है और उसका खरीदने वाला नहीं है, तो मूल्य बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा तो किसानों को हानि में बेचना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करती है सरकार, वो जो अतिरिक्त अनाज उत्पादित हो गया उसको समुद्र में बहा देगी या कुछ कर देगी, है ना, उस अनाज को मार्केट में नहीं आने देगी। उसको बोलते हैं राशि पतन। अमेरिका ऐसे ही अपना बहुत सारा गेहूं समुद्र में बहा देता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लो आउट हो गया ना? हाँ, ठीक है। चलिए विविध तथ्य इसमें देख लेते हैं क्या है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने, है ना। जो जो पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं चीजों का अपन यहां जिक्र कर रहे हैं। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहां है? नागपुर में है। एग मार्ग आता है ना, प्रोडक्ट में एग मार्ग रहता है ना, वो एग मार्ग प्रयोगशाला कहां है? नागपुर में। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव एजेंसी, जिसमें है ना सरकार और जनता साथ मिलकर काम करती है, वो सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव एजेंसी हमारे यहाँ कहां है? भारत में है। ऐसे ही एक कोऑपरेटिव एजेंसी है क्या? अमूल। अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड सहकारी संस्था है दूध की, है ना। चलिए, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण कहां है? गोवा में। कई बार पूछा है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? नगरीकरण गोवा में है। यहां नगरीय जनसंख्या बहुत है, ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां है? हैदराबाद में। बहुत पूछता है ना। ग्रामीण विकास संस्थान है अपने यहां हैदराबाद में। उसके बाद कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से। क्या? कृष्ण क्रांति। ठीक है, ये क्रांति पढ़ लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान है। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान है। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खदान है वहीं क्या है? विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहां? सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। स्वर्ण रिफाइनरी, सोने को क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है, उपयोग के लायक बनाया जाता है। ठीक है। तो ये बहुत कुछ प्रमुख तथ्य थे दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें आपका बेरोजगारी से क्वेश्चन आता है, वक्र से क्वेश्चन आता है, और ये जो हमने पढ़े हैं क्या आर्थिक शब्दावली, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को कराया गया है। इसके बाद जो बचे खुचे 2-3 टॉपिक है उसको देख लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये सेशन? ठीक है, ये बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।